नमस्ते बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से। इससे पहले हमने जाना था एटम के बारे में कि एटम वर्ड हमने कहाँ से डिराइव किया और क्या कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो आज हम जानेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन ने ये कहा कि हमारे पास कोई भी जो मैटर है वो मैटर कुछ अल्टीमेट पार्टिकल्स का बना होता है और वो अल्टीमेट पार्टिकल्स होते हैं एटम। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, चाहे वो हम हैं या फिर जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है या फिर जिसको हम हमारे सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से फील कर पा रहे हैं, वो सब कुछ एटम्स का बना हुआ है। अब जॉन डाल्टन ने कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर करी बट कुछ चीज़ें वो यहाँ पर नहीं बता पाया। जैसे जॉन डाल्टन ने ये कहा, जब किसी भी चीज़ को एक फॉर्म से हम दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं, मीन्स रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के अंदर जब कन्वर्जन होता है तो जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स के पास होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट के पास में रहेंगे। ये हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी देखा था, कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास होगा वो हमेशा बराबर रहेगा, उसके अंदर किसी टाइप का कोई चेंज नहीं होता है। और इस लॉ को हमने मॉडिफाइड फॉर्म में भी पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। इसके कहने का मतलब ये है कि जो कभी कभी मास है वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के अंदर मास और एनर्जी का जो सम होगा वो बराबर रहेगा, उसके अंदर किसी टाइप का जो चेंज है वो नहीं आता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एटसेट्रा, इनको जॉन डाल्टन ने बहुत इजीली एक्सप्लेन किया। बट मैटर के अंदर जो चार्ज क्रिएट होता है वो किस तरीके से होगा, इन सब चीज़ों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, तो हर एक थ्योरी के अंदर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे देखेंगे कि इनके अंदर कुछ जो डिसएडवांटेजेस हैं वो होंगे और उस डिसएडवांटेज को क्लियर किया जाएगा नेक्स्ट थ्योरी के अंदर। ठीक है, ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये जो डिस्कवरी थी जिसके अंदर हम एटम के जो सब पार्टिकल्स हैं उनके बारे में जानते हैं, इन सब को डिस्कवर किया गया था जो आसमान के अंदर बिजली चमकती है उसका हाइपोथेसिस लेने के बाद। ठीक है, तो ये हम जानते हैं कि एटोमियो का मतलब होता है इंडिविजिबल, जिसको हम तोड़ नहीं सकते। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे साइंस के अंदर एडवांसमेंट आता गया, तो वैसे वैसे हमने देखा कि जो एटम है दैट कैन बी डिवाइडेड। ठीक है, अब एटम को जब फर्दर तोड़ा जाता है तो इसके कुछ पार्टिकल्स बनते हैं, जिसके अंदर हम मेनली पढ़ते हैं 3 पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बट जो एटम है उसके अंदर जो पार्टिकल्स का नंबर है वो 35 होता है। ठीक है, बट हम यहाँ पर सिर्फ मेनली 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो इसको अब हम यहाँ पे स्टेप टू स्टेप जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। An insight into the structure of atom was obtained from the experiments on electrical discharge through gases। मतलब ये होता है कि जो आसमान के अंदर बिजली चमकती है उसके अंदर भी जो चार्जेस हैं उनका ट्रांसफ़र होता है, और इसी के बेसिस पर बेंजामिन फ्रैंकलिन और जो हमारे पास जे थॉमसन थे, इन्होंने ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इनको स्टेप टू स्टेप जानने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ये हम जानते हैं
कि जो एटम है उसके अंदर मेनली 3 पार्टिकल्स होंगे। पहला होगा आपके पास इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है उसको डिस्कवर किया गया। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया, बिजली चमकने में जो चार्जेस हैं उनका ट्रांसफ़र होता है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफ़र है, वो किस तरीके से होता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करी थी एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था माइकल फैराडे। अब माइकल फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसने ये बताया कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स का मतलब है कैथोड और एनोड, उनके अंदर कुछ चार्जेस होंगे और उन चार्जेस का ट्रांसफ़र होने पे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका कंडक्शन होता है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि कैसे होगा। सपोज ये हमारे पास एक सेल है और इस सेल के अंदर हमारे पास एक एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, और इस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वाटर के साथ साथ सोडियम क्लोराइड है। ये हम जानते हैं कि दिस सोडियम क्लोराइड इज सोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन होगा, इस सॉल्यूशन को कनेक्ट कर दिया गया था बैटरी के साथ में। ठीक है, तो इस बैटरी के अंदर 2 पोल होंगे, एक होगा पॉजिटिव पोल और दूसरा होगा नेगेटिव पोल। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाएगा, सपोज ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, इनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने पर ये 2 पार्ट्स के अंदर डिसोसिएट होगा, 2 पार्ट्स के अंदर ये टूटेगा। एक होगा हमारे पास कैटायन और दूसरा रहेगा अनायन। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का डिकम्पोज होना, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस होगी तो एक हमारे पास पॉजिटिव पार्ट बनेगा और दूसरा रहेगा नेगेटिव पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कैथोड और दूसरा होता है एनोड। ठीक है, अब यहाँ पे जो कैथोड है उसके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज और एनोड के ऊपर रहेगा पॉजिटिव चार्ज। ये हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने ये बताया कि जो कैथोड है, कैथोड के ऊपर रहता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कैथोड हैज़ द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दिस इज फॉर कैथोड और पॉजिटिव चार्ज रहेगा आपके एनोड के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर जब हमने सोडियम क्लोराइड को ब्रेक किया था तो आपके पास एक बना था कैटायन और दूसरा बना था अनायन। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्ट टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज एंड दिस नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्ट टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ये सोडियम आयन है ये तो चला जाएगा कैथोड के ऊपर और आपका नेगेटिव क्लोराइड आयन विल मूव टुवर्ड द एनोड। ठीक है, अब एक कैथोड पे जाएगा, दूसरा एनोड के ऊपर जाएगा, ये यहाँ पर जाकर स्टोर होंगे। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पर ये जाके स्टोर होते हैं, इकट्ठे होंगे, तो उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका ट्रांसफ़र होता है और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और सेम फिनोमिनन आपके जो चार्ज सेपरेशन है, मतलब जैसे बिजली कड़कती है तो वहाँ पर भी ये सब चीज़ें अप्लाई होंगी और इन्हीं के बेसिस पर बेंजामिन फ्रैंकलिन और जो जे थॉमसन थे, ठीक है, इन दोनों की कंट्रोवर्सी की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स या फिर जो दूसरे हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनको डिस्कवर किया गया। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास माइकल फैराडे का फिनोमिनन। ओके, तो उसके बाद में जो हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है उसका नाम था स्टोने, और स्टोने ने ये कहा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रिसिटी बनी हुई होगी इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, मीन्स द डिस्क्रीट यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूनिट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम यहाँ पर जानेंगे कि
इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने, और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए उसने कुछ इस तरीके का जो सिस्टम है वो प्रिपेयर किया। ठीक है, सबसे पहली चीज़ उसने एक हाई वोल्टेज बैटरी ली, मतलब आसमान के अंदर जो बिजली कड़कती है उसकी वोल्टेज बहुत हाई होती है, उसी के बेसिस पर ये पूरा जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पे तैयार किया गया। ठीक है, हाई वोल्टेज बैटरी ली। दूसरा, यहाँ पे जो ग्लास ट्यूब थी, इस ग्लास ट्यूब का जो प्रेशर है वो बहुत कम लिया गया। कारण इसका ये है कि जब हम किसी भी सरफेस से, सपोज हम फिलहाल जहाँ पे हैं, अगर इससे हम हाइट की तरफ जाते हैं, हाइट से मतलब है कि हम शिमला जाएं या रोहतांग जाएं या लद्दाख की तरफ जाएं, तो उसके बाद में जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ होगा हाइट पे जाने पर। बट अगर हम नीचे की तरफ जाएं, ठीक है, जैसे सपोज अगर हम बॉम्बे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे या फिर हम पानी के अंदर नीचे जाने की कोशिश करें, तो उसके बाद में जो प्रेशर है वो हमेशा इंक्रीज होगा। ठीक है, हाइट पे जाने पे डिक्रीज होगा और नीचे जाने पर ये इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर हम आसमान में जाएंगे तो प्रेशर ऑब्वियस सी बात है कम होगा, तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो भी कम लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे लिया गया है वैक्यूम पंप। ठीक है, दिस इज द ग्लास ट्यूब एंड दिस इज योर वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का काम है कि इस ट्यूब के अंदर जो कुछ भी है, मीन्स एयर वगैरह, उस एयर को यहाँ से बाहर निकाला जाए। ठीक है, इसको हम सक्शन पंप भी बोल सकते हैं। तो इसके थ्रू जो एयर वगैरह है वो टोटली यहाँ से बाहर कर दी गई। ठीक है, नेक्स्ट इस ट्यूब के अंदर कुछ इनर्ट गैसेस हैं वो पुट कर दी गई। इनर्ट गैसेस से मतलब है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस होती हैं जैसे आपका हीलियम है, ठीक है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, एट्सेट्रा, तो वो यहाँ पर डाल दी गई। ठीक है, और इनकी जो अमाउंट है वो बहुत कम थी। कारण इसका ये था, मतलब ये वैक्यूम का मतलब होता है कि जहाँ कहीं पे कुछ भी ना हो, बट इधर कुछ इनर्ट गैसेस इसलिए ले ली गई क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बिना किसी मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहाँ पर ये हाई वोल्टेज बैटरी है, ये आपकी ट्यूब है, ग्लास ट्यूब, ये आपका वैक्यूम पंप है, और इस पे एक ले लिया गया कैथोड और दूसरा ले लिया गया एनोड। ठीक है, कैथोड के ऊपर मैंने बताया था कि नेगेटिव चार्ज होगा और एनोड के ऊपर रहेगा आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये तो थी आपके पास ट्यूब, और इसको हम बोलते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब विद परफोरेटेड एनोड। अब देखिए आगे क्या हुआ। यहाँ पे जो एनोड होता है, ठीक है, इस एनोड के पीछे एक फॉयल ली गई जिंक सल्फाइड की बनी गई। ठीक है, फॉयल ऑफ द जिंक सल्फाइड, मतलब जैसे ये आपका एनोड है तो इस एनोड के पीछे की तरफ कुछ इस तरीके से ले लिया गया और इस एनोड के अंदर छेद कर दिए गए, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ये छेद कर दिए गए, ऐसा क्यों किया गया वो भी हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये था आपका कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इन मिड 1850 many scientists mainly Faraday began to study electrical discharge in partially evacuated tube known as cathode ray discharge tube। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब हम यहाँ से पढ़ने की कोशिश करते हैं। When sufficiently high voltage is applied across the electrodes, current starts flowing through a stream of particles moving in the tube from negative electrode to the positive electrode। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो कैथोड है, ठीक है, मतलब आप जैसे इस बैटरी को ऑन करोगे, बैटरी को ऑन करने पर ये आपका जो कैथोड है, इस कैथोड के ऊपर आप जानते हो नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा एनोड के ऊपर। जैसे ही बैटरी को ऑन किया जाएगा तो कुछ पार्टिकल्स इस कैथोड से एनोड की तरफ भागना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इन पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो नेगेटिव चार्ज की ज़्यादा है। अब जैसे ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बढ़ेगा तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इस कैथोड से एनोड की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल्स यहाँ से निकले कैथोड से, इनको बोलते हैं कैथोड रे पार्टिकल्स। ओके, अब उसके बाद में हुआ ये कि इधर से ये गए
तो यहाँ पर जो एनोड है वो परफोरेटेड है। परफोरेटेड से मतलब ये है कि इसके अंदर वेरी स्मॉल जो होल्स हैं वो प्रेजेंट है। तो उसके बाद में ये टकराती है इस फ्लोरोसेंट कोटिंग से, जो कि आपकी जिंक सल्फाइड की बनी हुई है। इसको हम फोस्फोरेसेंट भी बोल सकते हैं या फिर फ्लोरोसेंट भी बोल सकते हैं। तो उसके बाद में ये हुआ कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स जैसे इसके साथ में टकराते हैं तो उसके बाद में एक स्पार्क सा क्रिएट होता है। ठीक है, जिस टाइम हम करंट में देखते हैं कभी कभी स्विच के अंदर जब हम किसी तार को टच करते हैं तो एक स्पार्क क्रिएट होता है, तो सेम स्पार्क यहाँ पे क्रिएट हुआ। ठीक है, मतलब सेम वो है जैसे आसमान में बिजली कड़कती है, सेम प्रोसेस यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई कि कैसे होता है आसमान में। ठीक है, तो यहाँ पर ये टकराई। अब ये हमें कैसे पता चला कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है? पहली चीज़ तो ये है कि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और ये हम जानते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा, मतलब पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ जाता है। दूसरी चीज़ ये हमें कैसे पता चला कि ये इधर से इधर जा रहा है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है इनको हम देख नहीं सकते। तो हुआ ये कि इसके बीच में एक ऑब्स्टेकल रखा गया। ठीक है, जैसे ऑब्स्टेकल यहाँ पे रखा गया बीच में, जैसे यहाँ पर हम रखने की कोशिश करें तो इसकी जो छाया है वो इस तरफ पड़ी, तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट इस तरफ से आई। अगर ये लाइट इस तरफ से आती तो अगर हम ऑब्स्टेकल यहाँ पे रखते तो ये छाया इधर पड़ती। ठीक है ना, तो इससे प्रूव ये हुआ कि जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो कैथोड से एनोड की तरफ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। इसका पता लगाने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ली गई। जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ली गई, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, और जैसे ही हमने यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज कोई पार्टिकल रखने की कोशिश करी तो उन्होंने इसको धकेला। ठीक है, तो इस तरीके से प्रूव ये हुआ कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो सेम चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। द फ्लो ऑफ करंट कैथोड फ्रॉम कैथोड टू एनोड वाज फर्दर चेक्ड बाय मेकिंग अ होल इन एनोड एंड कोटिंग द ट्यूब बिहाइंड एनोड विद phosphorescent material zinc sulfide. When these rays after passing through anode strike the zinc sulfide coating, a bright spot is developed on the coating. ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट के क्या क्या जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो यहाँ पर बताए गए हैं। पहला है कि कैथोड रेज मूव कर रही थी कैथोड से एनोड की तरफ। दूसरा, इनका बिहेवियर देखने के लिए इनके पीछे एक जिंक सल्फाइड की लेयर लगाई गई, जिसके ऊपर जैसे ही पार्टिकल्स टकराते हैं तो उसके बाद में वहाँ पर एक ब्राइट स्पार्क वो क्रिएट होता है। यहाँ जो हमारे टीवी हैं वो सेम इसी प्रोसेस के ऊपर काम करते हैं। द टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स आर कैथोड रे ट्यूब्स एंड fluorescence on the television screen coated with certain fluorescent or phosphorescent material. ठीक है, in the absence of electric or magnetic field these rays travel in the straight line. मतलब जब कोई भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नहीं होती है तो ये जो पार्टिकल्स हैं वो एकदम स्ट्रेट ट्रेवल करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो कैथोड रे पार्टिकल्स थे उनका बिहेवियर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की तरह था, और बाद में इनको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स। मतलब यहाँ पर कैथोड और एनोड के ऊपर इनका जो बिहेवियर है वो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये था हमारे पास कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ओके, थैंक यू।